सभी मित्रगणों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेबी द एजुकेशन पर। तो आज हम DSC 14 हिंदी ऑनर्स छायावादोत्तर हिंदी कविता को पढ़ेंगे। हिंदी कविता छायावाद युग तक हमने अपने पिछले चतुर्थ सेमेस्टर में किया था और इस बार हमारे पाठ्यक्रम में छायावादोत्तर युग की कविताएं लगी हैं, जिसमें कि यदि देखा जाए जो हमारा छायावादोत्तर युग है इसे साहित्य इतिहासकारों ने 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का माना है। हिंदी गद्य साहित्य में जहाँ पर यथार्थ का चित्रण हुआ, सांस्कृतिक चेतना आई, मानव जीवन की आंतरिक और जो सामाजिक व्यथा थी, उस समय जो तत्कालीन जो व्यथा थी उसका चित्रण इन सभी को मिला के ये विशेषताओं से युक्त हैं। इसमें कल्पना से, जो कि हम जानते हैं कि छायावाद युग में जो कल्पना से लिखी जाती थी, लेकिन छायावादोत्तर युग में जितनी भी कविताएं हैं, कहानियाँ या गद्य विधाएं हैं, ये सभी ठोस धरातल यानी यथार्थ चित्रण के ऊपर लिखी गई। छायावादोत्तर की दो प्रमुख भूमिकाएं हैं, जो कि अपने आप में ही दो युग हैं, प्रगतिवाद युग एवं प्रयोगवाद युग। जो प्रगतिवाद युग है उसे 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक साहित्य इतिहासकारों ने माना और 1943 के बाद से 1954 तक प्रयोगवाद युग माना गया। जो प्रगतिवाद युग है उसमें समाजवादी विचारधारा की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है उसे बताया गया। यदि हम सीधा हिंदी कविता में अपनी इकाई शुरू कर दें तो उसमें हमें समझ नहीं आ पाएगा जब तक हम छायावादोत्तर युग को अच्छे से नहीं जान लेते। तो छायावादोत्तर युग में हमारी उसके बाद प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इस तरह से हमारी युग चलते आए हैं। तो इससे पहले छायावादोत्तर युग की जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हैं उन्हें जानने से पहले हमें इन युग के बारे में, जो छायावादोत्तर के युग हैं, उसे जानना पड़ेगा। तो जो प्रगतिवादी युग है वह समाजवादी विचारधारा की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इस युग में समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर जो था समाजवादी जो युग था, इसमें पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं के जो है उन सभी को शोषक के रूप में देखा जाता था कि वह अपने सत्ता के साथ, अपने धर्म संप्रदायों के साथ मिलकर छोटे जो वर्ग हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में लगे रहते थे। तो यहाँ पर पूंजीवाद और सामंतवाद धार्मिक संस्थाओं को शोषक के रूप में चिन्हित कर उसे उखाड़ फेंकने की बात कही गई। प्रगतिवादी धारा के जो साहित्यकार हैं, निबंधकार या गद्य विधाओं को रचने वाले कवि, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे प्रथम में हमारे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव प्रमुख हैं। इसी में यदि हम बात करें कि प्रगतिवादी युग में की विशेषताएं क्या हैं, तो प्रगतिवादी युग में पूरे के पूरे समाज का जो यथार्थ चित्रण है उसे दिखाया गया। सांप्रदायिकता का विरोध किया गया, जन भाषा का प्रयोग हुआ, जन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो उस समय की तत्कालीन जो संस्कृति थी, मतलब हर एक युग में कोई भी कविता, कोई भी रचना लिखी जाती तो उस युग की समस्याओं या उस युग में जो भी घटित हो रहा है उसके ऊपर ही लिखा जाता आया है। तो यहाँ पर जन भाषा का प्रयोग हुआ, जन संस्कृति से जुड़ाव हुआ, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ और ग्राम्य गीत जैसे कजरी, लावनी, ठुमरी, इन सभी का कविताओं में और गद्य विधाओं में भी कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ। अब हम बात करते हैं अपने प्रयोगवादी युग को। जो प्रगतिवादी युग के बाद हमारा जैसे प्रगतिवादी युग समाप्त हुआ, यहाँ पर प्रयोगवादी युग की शुरुआत हो गई थी, जहाँ पर हमने बात की प्रगतिवादी युग पूरे समाज की विचारधारा को लेकर प्रकट किया गया। लेकिन
प्रयोगवाद युग में जो शोषक और शोषित को ना देखते हुए केवल व्यक्ति के ऊपर रचना की गई। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को रखा गया। व्यक्तिवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्ति अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्वपूर्ण माना, बहुत महत्व दिया। यह कवि व्यक्ति प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। यह केवल न समाज अपितु केवल और केवल या कहा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेम जो सहज स्वीकृति है, मतलब प्रेम की जो कविताएं हैं या किसी के प्रेम के ऊपर कविता रची गई उसे पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाया जाता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव या अदला बदली नहीं की जाती। इसमें यदि हम प्रयोगवाद के जो साहित्यकार, कवि या गद्य विधाओं के लेखक हैं तो उनकी बात करें तो हमारे आज्ञा भारत भूषण, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती के नाम आते हैं। इसी में प्रयोगवाद की विशेषताओं में नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ। प्रेम की भावना का खुला चित्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बुद्धिवाद की प्रधानता आती है, निराशावाद की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। जो उस समय की पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें थी उनमें रूढ़ियों के प्रति विद्रोह यहाँ पर दिखाया गया कि पुरानी जो परंपराएं थीं, भ्रष्टाचार, अन्याय, इन सभी को विद्रोह के रूप में रखा गया। अब आगे बात करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को छायावादोत्तर युग के बारे में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग में अंतर समझ आ गया होगा। अब जो हमारा पाठ्यक्रम DSC 14 हिंदी कविता छायावादोत्तर युग की लगी हुई है, उनमें सबसे पहले हमें नागार्जुन, कवि नागार्जुन के द्वारा रचित कविताओं को पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम नागार्जुन जी की, जो महाकवि नागार्जुन है, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में उनके ननिहाल में सतलखा नामक जो गांव है वहां पर हुआ। इनका जो असली नाम वह वैद्यनाथ मिश्र था। वह प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि माने जाते हैं और माना जाता है कि 1945 ईस्वी के बाद इन्होंने अपना जो प्रगतिवाद जो युग के लेखक हैं, कवि हैं, इन्होंने 1945 ईस्वी में साहित्य के मार्ग पर कदम रखे। इनकी जो कृतियां हैं, यदि कृतियों में हम इनकी बात करें, कविता, इनकी कविता युगधारा, व्यासी, पथराई आँखें, रत्नगर्भा आदि मानी लिखी गई हैं। उपन्यास इन्होंने रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, हीरक जयंती और व्यंग्यात्मक कवि भी हैं, व्यंग्यात्मक लेखक भी हैं। इन्होंने अभिनंदन नाम से एक व्यंग लिखा। बाल साहित्य में इन्होंने कथा मंजरी के 2 भाग लिखे, भाग 1 और भाग 2। इसके साथ पुरुषोत्तम और विद्यापति की कहानियाँ इन्होंने लिखी। आगे यदि हम इनकी बात करें तो इनकी हम काव्यगत विशेषताओं को जानेंगे। नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इनको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम काव्यगत विशेषता इनकी समझ जाते हैं तो इनका जो इनके द्वारा लिखे हुए काव्य हैं उनको समझना ईजी रहेगा। जो पहली काव्यगत विशेषता है इनकी वो है समाज में व्याप्त विषमता का चित्रण। कि जो समाज में उस समय, इनके समय पर जो समाज में विषमता फैली हुई थी, अन्याय हो रहा था, भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपना इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे समाज के ऊपर, तो उस वक्त समाज में व्याप्त जो विषमता है उसका इन्होंने चित्रण किया। और इसी के साथ इन्होंने समाज में जो विषमता फैली हुई उसके ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था अकाल और उसके बाद। तो इसमें ये समाज की विषमता को देखते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भात पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसी के साथ
दूसरी जो काव्यगत विशेषता है इनकी वो है जनवादी दृष्टिकोण, कि पूरे का पूरा इन्होंने जो उस समय सर्वहारा व्यथा थी, मतलब जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे या गरीब प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, उनने सर्वहारा मतलब कि सारी ओर से, सभी ओर से, सब दिशाओं से वह हारे हुए हैं, उनकी व्यथा का इन्होंने चित्रण दिया। और एक स्थान पर वह उसके लिए लिखते हैं कि कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चमन को कैसे कड़ियों में बांधूं, कि शांति की कविता किस प्रकार से लिख सकते हैं, जबकि इनके समय में पूरा समाज ही एक तरह से टूटा हुआ था। वहाँ पर शोषकों के प्रति जो दिखाई गई थी वो पूरी तरह से फैली हुई थी। तीसरी जो इनकी काव्यगत विशेषता है वह है शोषकों के प्रति घृणा, कि जो शोषक हैं उनके प्रति इन्होंने घृणा दिखाई। और इसी के साथ इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं, वही रंग है वही ढंग है पर कुछ नहीं पाते हैं। इसी पर आगे लिखते हुए इनकी जो चतुर्थ काव्यगत विशेषता है वह है विद्रोह और क्रांति का स्वर, कि इनकी जो काव्य हैं यदि हम पढ़ें तो इसमें विद्रोह और क्रांति का जो स्वर है वो पूरी तरह से हमें दिखाई देगा। पांचवा, देश प्रेम की भावना। इनके जो काव्य हैं, इनके काव्य में देश के प्रति प्रेम की भावना भी पूर्ण रूप से हमें दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि इनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना है। इसी में देश प्रेम की भावना के ऊपर इन्होंने दर्पण और शपथ जैसी कविताओं को रचा। इसी में एक इनकी कविता है महाशत्रुओं की दाल न गलने देंगे, तो इसके ऊपर इन्होंने पंक्तियाँ लिखी। इस कविता में जो पंक्तियाँ हैं, खेत हमारे भूमि हमारी सदा देश हमारा है, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। इसके ऊपर इन्होंने देश प्रेम की भावना को प्रकट करते हुए इस तरह की कविताओं को रचा है। छठी यदि काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह प्रकृति प्रेम आ जाएगा, कि प्रकृति का जो इन्होंने सुंदर मनोहरम चित्रण दिया है। जैसे कुछ कविताएं हैं इनकी प्रकृति प्रेम के ऊपर, नीम की टहनियाँ, काल सप्तमी का चांद। और सातवीं इनकी जो काव्यगत विशेषता व्यंग्यात्मकता, यदि हम देखें तो इन्होंने अपना व्यंग भी लिखा है जो भी अभिनंदन के रूप में है। अभिनंदन नाम से इन्होंने व्यंग लिखा है। तो इनके काव्य में या इनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता भी प्रकट रूप से, पूर्ण रूप से दिखाई देती है। आगे यदि आठवीं और अंतिम जो काव्यगत, वैसे तो बहुत ज़्यादा इनकी विशेषताएं हैं, परंतु परीक्षा के रूप में यदि हम इतनी काव्यगत विशेषताओं को लिख दें तो अच्छे से वो भी तो ये याद करने में आसान रहेंगे। तो भाषा शैली की यदि आठवीं जो काव्यगत विशेषता आ जाती वह है भाषा शैली। भाषा शैली इनकी सहज रूप से और सरल रूप से है। खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। इनके काव्य में अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, बंगला, इन सभी भाषाओं के शब्दों का सामूहिक मिश्रण देखने को मिलता है। लोकोक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया हुआ, इनके काव्य में लोकोक्तियों का प्रयोग है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से नागार्जुन जी के बारे में हमने जाना, उनका जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताएं। अब जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हमारी पहली जो कविता है नागार्जुन जी की वह है सिंदूर तिलकित भाल। तो सिंदूर तिलकित भाल कविता को हम पढ़ेंगे और उसकी पंक्तियों के साथ साथ व्याख्या देखेंगे। सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन जी ने जब इस कविता को रचा, तो जो नागार्जुन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हमारे कवि हैं, तो जब वह अपने प्रवास के दौरान गए हुए थे तो इनको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। पत्नी के साथ साथ इनको अपने गांव की और गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों की, अपने सभी गाँवजनों की, गाँववासियों की इनको यादें सताती थी। और इसी के साथ फिर इन्होंने उन यादों को देखते हुए सिंदूर तिलकित भाल अर्थात अपनी पत्नी के माथे पर लगा हुआ जो सिंदूर है वो इन्हें याद आता है। और इसी के साथ अपने गांव के लोगों की इनको याद आती है। साथ में ही
उसके गांव का पूरा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से गांव में ये रहते थे। गांव वाले इनको इतना अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु अभी ये जहाँ पर प्रवास के दौरान आए हैं वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति है कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, तो यहाँ पे निर्जन, निर्जन मतलब जहाँ पे इनके आसपास कोई व्यक्ति, इनको जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, में परिस्थिति ने दिया डाल। जो परिस्थिति है, किस परिस्थिति की ओर इंगित कर रहे हैं? जो ये प्रवास में आए हुए हैं, प्रवास इनके लिए एक प्रकार की परिस्थिति है जिसमें कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके साथ हो। तो इस परिस्थिति में, इस घोर परिस्थिति में इनको डाल दिया गया है, और इसी चीज़ को याद करते हुए इनको अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल मतलब सिंदूर लगा हुआ माथा याद आता है। कौन कहता है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कि यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति, प्रश्नावली शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, और प्रश्नावली शैली में ये पूछते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसको समाज नहीं चाहिए, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसको किसी दूसरे व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से कोई काम ना पड़ता हो। काज मतलब काम। और यहाँ पर इसी तरह से प्रश्नों के माध्यम से ये पूछते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, या कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको सहवास नहीं चाहिए। सह मतलब साथ में, और वास मतलब रहना, कि अपनी पत्नी के साथ कौन नहीं रहना चाहता, या अपने प्रियजनों के साथ कौन नहीं रहना चाहता है। ऐसे ये प्रश्नों को पूछते हैं। और वह कहते हैं कि कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास, कि पूरी तरह से ही वो कहते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर उनका कोई भी नहीं है, और वो अकेले यहाँ पे रहते हैं, और ये जो चार दीवारें हैं या अकेलापन है उन्हें काटने को दौड़ता है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निश्वास। मैं ना साधारण सचेतन जंतु, कि यहाँ पर वो अपनी, अब यहाँ पर इन पंक्तियों में नागार्जुन जी अपनी तुलना पाषाण मतलब पत्थर से करते हैं, और वह कहते हैं कि मैं कोई पाषाण नहीं हूँ, कि मैं पत्थर के समान नहीं हूँ, कि जिसको डाल दो कहीं भी, कि जिसको पत्थर को यदि हम कहीं भी डाल दे तो वो कुछ नहीं हमें बोलेगा, अपने भाव, अब अपनी फीलिंग्स को हमें नहीं दिखाएगा, अपने भाव प्रकट नहीं करेगा। तो वह खुद को, स्वयं को पत्थर के समान खुद को रखते हैं, और कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जिसको कहीं भी डाल दो, करेगा वह कुछ ना विरोध, की कुछ भी विरोध नहीं करेगा, या कोई अनुरोध या कोई भी वेदना उसके पास होगी नहीं। और उठेगा निश्वास, की कभी भी कोई भी उसे कहे तो वो बिना किसी श्वास के रह लेगा, या वह साधारण या सचेतन जंतु है, कि उसको किसी तरह की चेत अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे वो पत्थर, जिस तरह से एक पत्थर होता है कि उसे हम कहीं भी रख दें तो वो कोई विरोध, अनुरोध या कोई अपनी वेदना प्रकट नहीं करेगा, और पत्थर किसी प्रकार का सांस नहीं लेता। तो यहाँ पर वो कहते हैं मैं तो एक मनुष्य हूँ, एक साधारण मनुष्य हूँ, सचेतन सा जंतु हूँ। मेरे अंदर, मेरा जो अंतर आत्मा है उसके अंदर वेदना भी है, वह अनुरोध भी करेगा, विरोध भी करेगा, और ऐसा नहीं है कि उसे कहीं भी डाल दो वो कुछ नहीं बोलेगा। वो एक साधारण मनुष्य है, वो किसी पाषाण के समान नहीं है।
यहाँ हाँ न किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। यहाँ पर फिर से ये मतलब अपने पाषाण के साथ ही तुलना करते हैं कि मैं किंतु और परंतु के बीच में नहीं हूँ, कि मैं उस पत्थर के समान नहीं हूँ कि जो किंतु और परंतु के बीच का अर्थ ना जाने। यहाँ पर हर्ष भी है, विषाद भी है, चिंता भी है और क्रोध भी, और ये सभी जो वेदनाएं हैं या सभी भाव हैं ये मेरे अंदर पूर्ण रूप से हैं। यहाँ पर सुख और दुख का अवबोध भी मुझे होता है, यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष है और जो अनुमान है वो भी मुझे पूर्ण रूप से दिखता है। और इसी स्मृति और विस्मृति के समय इनको याद करते हुए इनको अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी की याद आती है और कहते हैं कि मैं नहीं हो गया हूँ पाषाण, कि मैं पत्थर के समान नहीं हूँ। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भींगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी थकने ना देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुईनी गाम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान। यहाँ पर वे कहते हैं, नागार्जुन जी अपने भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे अपने स्वजन याद आते हैं, मतलब जो गांव में इनके लोग रहते थे, इनके साथ इनके माता पिता या अन्य जो सखा बंधु होते थे, गांव के लोग होते थे, उन्हें सभी याद आते हैं कि जिनकी स्नेह से भींगी अमृतमय आँखें, कि उनके स्नेह से इनकी आँखें भीग जाती थी और उनकी स्मृति को याद करते हुए आज भी इनकी जो आँखें हैं वो भीगी हुई हैं या भीग जाती हैं। और वह कहते कि इसी तरह से जो उनकी आँखें भीगी हुई हैं, ऐसे ही करुणा के साथ उनको अपने गांव, जो उनके गांव का नाम था तरुईनी गांव, तो तरुईनी गांव की इनको याद आती है। उस गांव के लीचियाँ, आम और मिथिला के जो भूभाग हैं, वहाँ के खेत खलिहान धान, वो सभी इनको याद आते हैं और उसकी यादें इनको इनके अंदर वेदना प्रकट करती है। याद आते कमल कुमुदिनी के तालम खान और तालम खान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवर्ण के नीलिमा के नील अति अभिराम। कि वह कहते हैं कि मुझे अपने गांव के उन फूलों की, जो कमल कुमुदिनी और तालम खान ये फूलों के नाम है, इनको फूलों की, उन सभी फूलों की याद आती है। याद आते शस्य श्यामल जनपद, शस्य श्यामल इनको अपने जनपदों की याद आती है। और रूप गुण अनुसार, कि इन सभी के नाम इनके ही रूप, इनके ही गुण के अनुसार रखे गए। और साथ में इनको अपने गांव के वेणुवन, वेणु मतलब बांस और वन मतलब जंगल, तो बांस के जो जंगल थे इनके, वो इन्हें याद आते हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, हुए थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दशमांश। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। कि यहाँ पर कहते कि धन्य है वह अंक जो पूरी तरह से वहाँ पर थे और इनके साथ वो रहे। और धन्य है उपज के भाग, जो वहाँ पे उपजते हैं, जो अन्न पानी है और भाजी साग, मतलब अन्य अन्य जो चीज़ें हैं उन्होंने वहाँ पर ग्रहण की अपने जीवन में। वहाँ के फूल फल कंद मूल, इन सब का मधुमास, इन सब का इन्होंने पूर्ण रूप से आनंद उठाया था जब वह अपने गांव में थे। वह कहते हैं कि यदि मैं अपना पूरा जीवन भी लगा दूं तो मैं अपने इस ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। अपने गांव के मुझे पालने में जो सहयोग इन्होंने दिया, उस ऋण को मैं नहीं चुका पाऊंगा। यदि मैं ऋण चुकाने भी गया तो उसका 10वां भाग भी, दशमांश मतलब 10वां भाग भी ये नहीं चुका सकते।
हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। यहाँ पर ही कहते हैं कि मैं अपने गाँव को, मतलब कि गाँव का मैं ऋण नहीं चुका पाऊँगा, तो वहाँ पर मैं जैसा भी है जो भी है सिर्फ यादें ही उनके पास अपने गाँव से तो ये दूर ही हैं। और फिर भी इनके हृदय से आवाज़ आती है कि धन्य वे जन वही धन्य समाज कि वो लोग धन्य हैं, वो समाज पूर्ण रूप से धन्य है जो वहाँ पर है। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पर भी तो समाज और लोग हैं, यहाँ पर भी तो जन और समाज हैं, लेकिन फिर भी ये असहाय हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति और समुदाय हैं, लेकिन फिर भी असहाय हैं। वह कहते हैं कि चाहे वो अपना पूरा जीवन यहाँ पर व्यतीत कर दें, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह प्रवासी ही कहलाएंगे। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, कि वह कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति समुदाय हैं, यदि यहाँ पर मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर भी देता हूँ तो भी प्रवासी ही कहलाऊँगा। और यदि यहीं पर मैं अपनी सांसों को भी त्याग दूँगा, यहीं पर अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी चिता पर दो फूल तो वह डाल ही देंगे। और ये जो समय है वो बिना किसी बाधा के ऐसे ही चलता जाएगा। और सुनोगी तुम तो उठोगी हूँक। यहाँ पर आगे कविता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि सुनोगी तुम तो उठेगी हूँक, मैं रहूँगा सामने तस्वीर पर मूक। कि जब तुम सुनोगी कि मेरे पति परमेश्वर की, मेरे पति की, मेरी प्रियतम की मृत्यु हो गई है, तो तुम उसे झेल नहीं पाओगी, तुम्हारे मुंह से हूँक निकलेगी। और मैं रहूँगा, मतलब कि मैं तुम्हारे सामने तो तब भी सदा रहूँगा, लेकिन केवल एक तस्वीर के रूप में, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगी और मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। सांधे नभ में पश्चिमात सम्मान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कि जब मैं इस तस्वीर में तुम मुझे देखोगी संध्या के नभ के समान, पश्चिम में अंत होने के समान, कि और उस जो लालिमा, मतलब जो उस डूबता हुआ सूर्य है उसके समान इसे वह सुनेंगी। और सुमुख काल, और उस काल में उन्हें याद आता है अपनी पत्नी का, अपनी प्रियतमा का सिंदूर से भरा हुआ माथा, सिंदूर तिलकित भाल। तो साथियों, इस प्रकार से हमने अपनी DSC 14 हिंदी कविता छायावादोत्तर युग में आज हमने नागार्जुन जी का जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं और छायावादोत्तर युग में प्रगतिवाद प्रयोगवाद को जाना। और उसी के साथ हमने अपने पाठ्यक्रम में इकाई 1 के नागार्जुन जी की पहली कविता सिंदूर तिलकित भाल को पूर्ण रूप से कर लिया है। यदि आपके प्रश्न आता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए या किसी भी पद की व्याख्या आती है, तो आपको उसमें सप्रसंग व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या, काव्यगत विशेषताओं के साथ ही इस प्रश्न को पूर्ण रूप से लिखना है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे एक नई कविता के साथ, नागार्जुन जी की दूसरी कविता के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।